बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिस्कस करना है। अच्छा, मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जिस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। अब ये मॉडल कहता क्या है, पहले आप लोगों ने इसका मतलब समझना है, फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सपोज़ करते हैं हमारे पास जब भी हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज़्म हम समझते हैं वो सार्कोमियर के अंदर समझते हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि सार्कोमियर के अंदर क्या कुछ होता है। सार्कोमियर में दो किस्म के फिलामेंट होते हैं। एक को थिक फिलामेंट कहा जाता है जो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना है। आगे फिर उस मायोसिन प्रोटीन के दो पोर्शन है, एक चेन्स है और दूसरा हेड है। तो जो हेड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से। दूसरा हमारे पास थिन फिलामेंट है। जो थिन फिलामेंट है आगे हमने कहा था उसमें मज़ीद तीन किस्म की प्रोटीन्स हैं, एक्टिन प्रोटीन है, ट्रोपोमाइसिन है और ट्रोपोनिन है। ठीक है। और फिर हमने थोड़ा सा वहाँ एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी कि जो ग्लोबुलर हेड है, जो थिक फिलामेंट का पार्ट होता है, वो थिन फिलामेंट की एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। जब वो बाइंड करेगा तब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब तक वो बाइंडिंग नहीं होगी उस वक्त तक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जो मैकेनिज़्म एक्सप्लेन कर रहा है मैकेनिज़्म यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन को, उसका नाम क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ये कहता क्या, इसकी अगर हम सिंपल सी स्टेटमेंट को डिस्कस करें, आप ये समझ लें ये जो ब्लैक मार्कर है ये हमारा थिक फिलामेंट है। और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जो थिक फिलामेंट होता है वो ए बैंड में या डार्क बैंड के अंदर होता है। और उसके ऊपर ये समझ लें कि ये थिन ब्लू कलर का है, ये भी थिन फिलामेंट है, और जो रेड कलर का ये भी थिन फिलामेंट है। ठीक है। अच्छा, थिन फिलामेंट के जो एंड है, जैसे मैं कहते हैं ये वाला जो एंड है, इस जगह मौजूद होती है जी लाइन। यहाँ ये जो ब्लू कलर का एंड है इस जगह भी मौजूद है जी लाइन। ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि थिन फिलामेंट के दरमियान में चूँकि गैप्स होते हैं इस वजह से यहाँ लाइट पास कर सकती है, लेकिन थिन फिलामेंट थोड़ा सा थिक फिलामेंट के ऊपर भी ओवरलैप होता है। ठीक है। और दरमियान से जगह खाली होती है, इस वजह से दरमियान वाले पोर्शन से भी लाइट गुजर सकती है और ये एच जोन बनाती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तो जो थिन फिलामेंट है वो सेंटर की तरफ आएंगे ऐसे। ठीक है। जो हमारे पास सार्कोमियर का जो सेंटर बन रहा है वो उसकी तरफ आएंगे। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि जो जी लाइन है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अच्छा, ये जो दरमियान में थिन फिलामेंट के गैप्स हैं इसकी वजह से एच जोन बनता है। तो जब ये करीब आएंगे तो एच जोन भी छोटा होना शुरू हो जाएगा। और अगर बाद दफ़ा मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये दोनों मिल भी जाते हैं, और जब ये दोनों मिलेंगे तो दरमियान से एच जोन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ओवरऑल जो सार्कोमियर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो सार्कोमियर का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या कहता है कि जो थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है, और ये स्लाइडिंग हमेशा इस अंदाज में होती है कि जो ओवरलैपिंग है वो ज़्यादा होती है। यानी स्लाइडिंग के बगैर ओवरलैपिंग सिर्फ किनारों पे होती है, लेकिन जब स्लाइडिंग शुरू होती है यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है तो ये ओवरलैपिंग बढ़ती जाती है और टुवर्ड द सेंटर ये ओवरलैपिंग बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या होंगे, सार्कोमियर ओवरऑल छोटा हो जाएगा, आई बैंड भी छोटे हो जाएंगे, एच जोन या तो छोटा हो जाएगा या गायब हो जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें वैसे पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जब हम इस मॉडल की बात करते हैं, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक्टिन फिलामेंट, जिसको थिन फिलामेंट भी कहा जाता है, बेटा ये अल्टरनेटिव नेम अच्छी तरह जहन में होना चाहिए। एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट का दूसरा नाम है। और एक्टिन फिलामेंट में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन नहीं होती, तीन किस्म की प्रोटीन होती है, एक्टिन, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोमिन। तो ये स्लाइड करेगा, किसके ऊपर स्लाइड करेगा, मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट थिक फिलामेंट का दूसरा नाम है। तो मायोसिन फिलामेंट अपनी जगह से नहीं हिलता, और ये लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि मायोसिन फिलामेंट एम लाइन की वजह से फिक्स होता है, अपनी जगह से नहीं हिलता। तो एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करेगा मायोसिन फिलामेंट के ऊपर सो दैट दे ओवरलैप टू ग्रेटर डिग्री। तो अब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, जब ये मूवमेंट होगी इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा, पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा, जी लाइन जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो जी लाइन है जहाँ थिन फिलामेंट
का एंड होता है वहाँ मौजूद होती है। जब ये थिन फिलामेंट आगे जाएगा तो जी लाइन भी आगे चली जाएगी। इसी तरह एक जी लाइन यहाँ मौजूद है, तो जब ये आगे जाएगा तो जी लाइन आगे, यानी इधर से भी आगे जा रही है, इधर से भी आ गया, तो एक दूसरे के क्या आगे करीब आ गए। तो जी लाइन कम क्लोज टू ईच अदर। और एच जोन बनता क्या है, दो थिन फिलामेंट के दरमियान में जो गैप है वहाँ एच जोन, उसकी वजह से एच जोन बन रहा है, क्योंकि लाइट इसमें से पास कर रही है ना। तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे और दरमियान में सेंटर में आके मिल जाएंगे तो एच जोन डिसअपियर हो जाए। और बाज़ केसेस में जब हल्की मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये नैरो हो जाता है, ये डिसअपियर नहीं होता। तो बहरहाल जब हमारे पास स्लाइडिंग होगी उसकी वजह से ये चेंजेस आएंगी, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जो एच जोन है वो गायब हो जाएगा। अच्छा, ये जो सार्कोमियर ये सिर्फ एक नहीं है, एक मायोफिब्रल्स पर काफ़ी सारे सार्कोमियर हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये सारे सार्कोमियर में हो रही हैं। यानी सारे, मैं कहता हूँ कि सपोज मायोफिब्रल के ऊपर 20 सार्कोमियर हैं, तो 20 के 20 एक वक्त में छोटे हो रहे होते हैं। अच्छा, जब सार्कोमियर छोटे होते हैं तो पूरा जो मायोफिब्रल्स है जिसके ऊपर सार्कोमियर होते हैं वो छोटा हो जाता है। अच्छा, मायोफिब्रल्स मसल सेल के अंदर है तो मसल सेल छोटा हो जाता है, और जब मसल के अंदर है तो मसल सेल जब छोटे होंगे तो पूरा मसल शॉर्ट होगा, और मसल की शॉर्टनिंग को कहा जाता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई है। क्लियर? तो अगर साइमल्टेनियसली इन ऑल सार्कोमियर, तो हमारे पास ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होती है, क्योंकि ये जो सार्कोमियर में चेंजेस आई हैं, सार्कोमियर छोटा हो गया है, जी लाइन एक दूसरे करीब आ गई है, एच जोन गायब हो गया है, तो ये सारे सार्कोमियर में होंगी और रिजल्ट क्या निकलेगा, पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अभी हमने कहा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होती है तो सार्कोमियर छोटा होता है, लेकिन अगर मसल रिलैक्स कंडीशन में है तो सार्कोमियर, अगर रिलैक्स कंडीशन में तो सार्कोमियर अपनी नॉर्मल लेंथ में है, छोटा नहीं है, जब रिलैक्स कंडीशन में होगा। दूसरा, अब ये स्लाइडिंग शुरू कब होती है, जब थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट के जो ग्लोबुलर हेड हैं वो एक्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट के साथ जाके बाइंड करते हैं। लेकिन जब मसल रिलैक्स कंडीशन में होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास बाइंडिंग साइट है जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर होती है, ये समझ लें कि ग्लोबुलर हेड है, ये इसके साथ बाइंड करेगा, फिर ये स्लाइडिंग शुरू होगी, ठीक है। लेकिन दरमियान में इनके एक तीसरा बंदा आ जाता है जो इनको बाइंड नहीं करे, और इस तीसरे बंदे का जो नाम है वो ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन को अपनी पोजीशन पर, ट्रोपोमाइसिन को अपनी पोजीशन पर अच्छी तरह फिक्स करने में ट्रोपोनिन का भी रोल है, ठीक है। तो मायोसिन फिलामेंट का जो हेड है जिसको हमने ग्लोबुलर हेड कहा, आर नॉट बाइंड, ये बाइंड नहीं करता एक्टिन फिलामेंट के साथ। क्यों नहीं करता? बिकॉज बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन, जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर बाइंडिंग साइट है, किसकी बाइंडिंग साइट है, इन ग्लोबुलर हेड्स की, और ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक हो चुकी है बाई ट्रोपोमाइसिन। और ट्रोपोमाइसिन चूंकि अपनी जगह से हटता नहीं है, और ना हटने में एक रोल किसका भी है, ट्रोपोनिन का, क्योंकि ट्रोपोनिन ये ट्रोपोमाइसिन और एक्टिन को अच्छी तरह आपस में फिक्स करके रखती है, उसको अपनी जगह से हटने नहीं देती, ठीक है। अच्छा, मायोसिन, एक बात जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, कि जिस वक्त हमारे पास सार्कोमियर रिलैक्स कंडीशन में होता है, जो मायोसिन के हेड हैं जिनको ग्लोबुलर हेड कहा है हमने, उनके साथ एटीपी की हाइड्रोलाइज फॉर्म लगी होती है। एटीपी जब हाइड्रोलाइज होता है, टूटता है, हाइड्रोलाइज का मतलब पानी के जरिए से जब एटीपी को तोड़ा जाता है तो एडीपी और फॉस्फेट आई, ये जो वर्ड है ना पीआई, तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट, क्योंकि फास्फेट आयन इनऑर्गेनिक होता है, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडीपी और फास्फेट आयन, जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास हेड है, ग्लोबुलर हेड है, ये ग्लोबुलर हेड है, ठीक है। अब ग्लोबुलर हेड और जो बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन प्रोटीन है, ये सपोज कर लेते हैं एक्टिन, और यहाँ इसकी बाइंडिंग साइट है, इस ग्लोबुलर हेड ने इसके साथ अटैच होना है। लेकिन दरमियान में एक तीसरा बंदा जो इनको आपस में मिलने नहीं देता, उसका नाम है ट्रोपोमाइसिन। क्लियर? ग्लोबुलर हेड के साथ एडीपी प्लस फॉस्फेट भी लगा होता है जब मसल रिलैक्स कंडीशन। तो अभी हमने बात की सार्कोमेयर कौन सी कंडीशन में, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, जो हेड है वो एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करते क्योंकि ट्रोपोमाइसिन ने इनके रास्ते को रोका हुआ है, और इस रोकने में ट्रोपोनिन का भी रोल है। और जो ग्लोबुलर हेड है इसमें हाइड्रोलाइज एटीपी जो है, एडीपी जो और फॉस्फेट की शक्ल में यहाँ लगी होती है। क्लियर? लेकिन जब मसल रिलैक्स होना चाहता है, तो रिलैक्स कैसे होगा? सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये हमारा एक मसल है, जब तक मसल के पास मैसेज नहीं आता
ब्रेन से उस वक्त तक मसल कांटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और वो न्यूरॉन जो मैसेज लेके आता है उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स। तो जब नर्व इम्पल्स जो मैसेज लेके आ रही है इस मोटर न्यूरॉन की एंड पर पहुंचेगी। अच्छा, आमतौर पे मोटर न्यूरॉन और मसल के दरमियान में खाली जगह होती, इस खाली जगह को कहा जाता है साइनेप्स। इस खाली जगह को हम कहते हैं साइनेप्स। और ये जो जगह है जहां मोटर न्यूरॉन मसल को मैसेज दे रहा है इसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कि न्यूरॉन का मसल के साथ ये जंक्शन है। जंक्शन से मुराद क्या है कि यहाँ राब्ता कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। लेकिन मोटर न्यूरॉन और मसल के दरमियान में जो गैप है वो क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। तो हुआ क्या कि मोटर न्यूरॉन के एंड पर जब नर्व इम्पल्स पहुंची, नर्व इम्पल्स रीच एट देयर एंड, तो फिर क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्स है इस गैप्स को क्रॉस करके मसल्स के सेल में दाखिल नहीं होती। वो क्या करती है, मोटर न्यूरॉन जब नर्व इम्पल्स यहाँ पहुँचती है तो यहाँ कुछ केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, कुछ केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इन केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन के मैसेज को मसल के अंदर ट्रांसमिट करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे न्यूरॉन्स ऐसे हैं उनके दरमियान में गैप्स होते हैं जिनको साइनेप्स कहा जाता है। जब नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन के एंड पे पहुंचती है ना, तो ये नर्व इम्पल्स इस गैप को क्रॉस नहीं कर सकती। करंट है ना, करंट गैप वाली जगह से कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन इस न्यूरॉन को भी क्या चाहिए? नर्व इम्पल्स चाहिए। तो फिर होता क्या है, ये वाला न्यूरॉन कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा, वो केमिकल यहाँ से रिलीज़ होके आएंगे और इसकी बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होंगे। जब इसकी बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच होंगे तो फ़ौरन ही इसके अंदर दोबारा नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मैसेज इस तक कुछ केमिकल्स के ज़रिए से आ रहा है, उन केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो मैसेज है वो बिटवीन न्यूरॉन्स और मसल्स के दरमियान में, तो यहाँ भी जो मैसेज है वो न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से ट्रांसमिट होगा। तो ये बात लिखी गई है कि जब नर्व इम्पल्स है वो मोटर न्यूरॉन के एंड पर पहुँचती है तो जो एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन है वो क्या रिलीज़ करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, न्यूरोट्रांसमीटर की हमारी बॉडी में बहुत सारी टाइप हैं। तो यहाँ जो रिलीज़ होता है उसका नाम है एसिटाइलकोलिन। बहुत सारी एड्रेनालिन होता है, नॉर एड्रेनालिन होता है, सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होता है। हमारी बॉडी में बहुत टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। लेकिन मसल और न्यूरॉन्स वाले गैप में जिसको साइनेप्स कहा है, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। तो ये कहाँ रिलीज़ होगा? एट साइनेप्स। और ये साइनेप्स कहाँ मौजूद है? जहाँ न्यूरॉन मस्कुलर की कम्युनिकेशन हो रही है। फिर क्या होगा? जो एसिटाइलकोलिन है ये मसल के अंदर आके डिफ्यूज़ हो जाए। और आपको पता है मसल के अंदर मसल फाइबर पड़े, मसल सेल पड़े, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये इन मसल सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हमने सार्कोलीमा कहा है वहाँ जाके बाइंड करेंगे। और जो ही एसिटाइलकोलिन सार्कोलीमा के साथ बाइंड करती है तो सार्कोलीमा में अपनी इम्पल्सिस जनरेट होना शुरू हो जाती। और इम्पल्सिस जनरेट कैसे होती हैं? केमिकल आयन के फ्लो की वजह से। ये जो वर्ड है ना आयन, केमिकल, ये आयन का फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो ही हमारे पास एसिटाइलकोलिन आके सार्कोलीमा मसल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ बाइंड करेगा, चार्जेस की मूवमेंट, आयंस की मूवमेंट होना शुरू हो। और इस आयन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होगा जो इम्पल्सिस के शक्ल में मूव करेंगे। तो इस वजह से जो आमतौर पे इम्पल्सिस होती हैं उनको इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रो का मतलब करंट से रिलेटेड है, केमिकल, और ये करंट कैसे बना है? मूवमेंट ऑफ आयंस की। नॉर्मली हमारी जो वायर्स के अंदर करंट मूव कर रहा होता है ना वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है वो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। इस वजह से इस करंट को इलेक्ट्रोकेमिकल वेव हम कहेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली जो हमारे पास बात है, अब हुआ क्या कि मोटर न्यूरॉन ने एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर दिया, ये मसल के अंदर आए और मसल के अंदर सार्कोलीमा है उसके साथ अटैच हुए और सार्कोलीमा में अपनी नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। अच्छा, आगे क्या होगा? जैसे मैं यहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो सार्कोलीमा है ना वो सीधी नहीं होती बल्कि जगह जगह डीप पेनिट्रेट होकर ट्यूब्यूल्स बनाती। इन ट्यूब्यूल्स को हमने टी ट्यूब्यूल्स कहा था। तो ये पिछले से पिछले आर्टिकल में टी ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था। और फिर हमने ये कहा था कि टी ट्यूब्यूल्स के दोनों साइड पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड होते हैं। अब जब सार्कोलीमा में जो इम्पल्सिस प्रोड्यूस हुई हैं तो वो जब टी ट्यूब्यूल्स में आएंगी तो टी ट्यूब्यूल से इन एंड्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाएंगी।
ठीक है। और मैंने बताया भी था कि जो टी ट्यूब्यूल्स हैं दो एंड के साथ, एक एंड इधर एक एंड सार्कोप्लाज्म, इसके साथ एक ग्रुप बनाता है। तो ये जो टी ट्यूब्यूल का दो एंड के साथ ग्रुप बनता है इसको ट्राइएड कहा जाए। इसको हमने क्या कहा था? ट्राइएड। तो ट्राइएड का मतलब तीन चीज़ों का ग्रुप। तो एक टी ट्यूब्यूल है, दो एंड है। तो जो नर्व इंपल्स इस टी ट्यूब्यूल में आ रही है वो एंड्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर हो जाएगी। तो जो नर्व इंपल्स है ट्रेवल अलोंग द सार्कोलीमा, वो सार्कोलीमा से होती हुई टी ट्यूब्यूल में आएगी और वहाँ से किस में दाखिल हो जाएगी? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अच्छा, जो ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दाखिल होती है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होना, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन को स्टोर किया होता है, तो कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज द कैल्शियम आयन इनटू द साइटोसोल। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर, तो आपको पता है कि जो लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म है वो क्या कहलाते हैं? साइटोसोल कहलाते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज होना शुरू होंगे। और लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, थिन फिलामेंट की हमने तीन प्रोटीन कहा था। एक्टिन जिसके ऊपर बाइंडिंग साइट होती है, ट्रोपोमाइसिन जिसने उस बाइंडिंग साइट को छुपाया होता है, और एक ट्रोपोनिन थी। ट्रोपोनिन के आगे तीन छोटे छोटे पार्ट थे, एक एक्टिन के साथ अटैच था, एक ट्रोपोमाइसिन के साथ, और एक ऐसा हमारे पास पार्ट था जिसने कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करना था। तो ये कैल्शियम आयन जब आएंगे तो ये जाके फिर बाइंड करेंगे उस ट्रोपोनिन के पार्ट के साथ जिसने कैल्शियम के साथ बाइंड करा। अच्छा, जो ही ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे, बेटा आप ध्यान में रखेंगे कि ये समझ लें कि बाइंडिंग साइट है एक्टिन की, ये ग्लोबुलर हेड है, दरमियान में हमारे पास है ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, जो ही आप कह सकते हैं ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करेंगे तो ट्रोपोमाइसिन अपनी जगह से हट जाएगी, और जिसकी वजह से जो बाइंडिंग साइट है ये इस ग्लोबुलर हेड के सामने एक्सपोज हो जाएगी और यहाँ से इससे बाइंड हो, और इस बाइंडिंग को हम कहते हैं, ये जो बाइंडिंग होगी क्रॉस ब्रिज बन गया। तो यही बात लिखी गई है कि जिस वक्त हमारे पास कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेंगे काजिंग शिफ्ट ऑफ ट्रोपोमाइसिन, तो ये ट्रोपोमाइसिन को शिफ्ट कर देंगे, अपनी जगह से हटा देंगे, और फिर क्या होगा? जो मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है, यानी मायोसिन प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट एक्टिन प्रोटीन में है वो एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जब बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन इज एक्सपोज्ड तो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन प्रोटीन की जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी, और जो मायोसिन हेड है जिनको ग्लोबुलर हेड कहा जाता है बाइंड टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज, और वो क्या बनाना शुरू करते हैं? क्रॉस ब्रिज। अच्छा, अगर आपको याद हो जिस वक्त हमने डिस्कस किया था ना सार्कोमियर एट रिलैक्स कंडीशन, तो हमने कहा था कि नॉर्मली जो मायोसिन का हेड होता है वहाँ उसके साथ हाइड्रोलाइज एटीपी लगा होता है, और हाइड्रोलाइज एटीपी किस शक्ल में है? एडीपी और फॉस्फेट आयन की, जैसे मैंने यहाँ ड्रा भी किया है। अभी तक ये सिचुएशन हुई है कि यहाँ एक्टिन के साथ ट्रोपोमिन का मालिक्यूल अटैच है, तो जब कैल्शियम आयन आके इसके साथ बाइंड करेगी तो ये अपनी जगह से हट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो इनके जुड़ने को हमने कहा कि ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। अच्छा, व्हेन ब्रिज आर फॉर्म, जब ये क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो ये वाले जो एडीपी हैं और फॉस्फेट ये इससे डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दे रिलीज एडीपी एंड फॉस्फेट आयन, और फिर ये जो ग्लोबुलर हेड है नॉर्मली ये इस शेप में होते हैं, ये इसके साथ एडीपी का मॉलिक्यूल अटैच है, जो ही ये रिलीज होता है ये ऐसे बेंड कर जाते हैं, नॉर्मली ऐसे होते हैं, ये ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, और ये किसकी तरफ बेंड करेगा? टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ बेंड करेगा, और सेंटर किसका है? सार्कोमियर का। सेंटर से मुराद एम लाइन की तरफ खींचेगा, अगर आपको जहन में हो, बेंड टुवर्ड द सेंटर एंड पुलिंग एक्टिन फिलामेंट। बेटा देखे ना, हमारे पास ये हेड है, इसके साथ एक्टिन है, तो जब ये इस तरफ बाइंड करेगा तो एक्टिन भी साथ बाइंड करेगी, स्लाइड करेगी, और ये थिक फिलामेंट का चूंकि ग्लोबुलर हेड था तो ये जो एक्टिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगी, और ये जो पुलिंग एक्शन है इसको पावर स्ट्रोक कहा जाता है। यानी जब हमारे पास ग्लोबुलर हेड इस एक्टिन फिलामेंट को पुल करेगा तो ये जो पुलिंग एक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। और जब स्लाइडिंग होगी तो स्लाइडिंग में फिर मैंने बताया था सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग होगी, जी लाइन एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा, और ये सारे सार्कोमेयर में ये काम होगा। फिर उसके बाद मायोफिब्रल शॉर्ट होंगे, फिर मसल फाइबर शॉर्ट होंगे, पूरा मसल शॉर्ट हो जाएगा जिससे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्लियर? तो यहाँ तक बात होगी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गए। क्लियर?
तो ये वाला जब हमारे पास इसके साथ बाइंडिंग होगी, जब तक ये बाइंड रहेगा, क्रॉस ब्रिज बनता रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, यानी ये ऊपर स्लाइडेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर बात है मसल ने कॉन्ट्रैक्टेड तो नहीं रहना हमेशा, उसने रिलैक्स भी करना है। अब इस मसल को दोबारा हमने रिलैक्स करना है, तो मसल दोबारा इस पोजीशन में कैसे आएगा? सबसे पहले ये जो ग्लोबुलर हेड है जो इसके साथ क्रॉस ब्रिज बना के ऐसे बेंड हुआ है, ठीक है, तो इसके साथ आके एटीपी अटैच होगा। तो पहला काम क्या होगा? आफ्टर पुलिंग मायोसिन हेड रिसीव अनदर एटीपी। जो ही इसके साथ एटीपी का मॉलिक्यूल अटैच होता है, एटीपी का मॉलिक्यूल है, तो ये ब्रिज टूट जाता है, क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। अलाउ हेड टू डिटैच, जिसकी वजह से जो हेड है वो डिटैच हो जाएगा। अच्छा, फिर अभी तक एटीपी का मॉलिक्यूल ने बॉन्ड तो तोड़ दिया, लेकिन जो हेड है वो इसी तरह बेंडी। जब एटीपी का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलाइज होने का मतलब क्या, एडीपी और फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट होगा, तब जाके फिर ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। पोजीशन पे यानी जो कन्फर्मेशनल चेंज आई थी, शेप के लिहाज से चेंज आई थी, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी, जब एटीपी आके अटैच हुआ तो जो एडीपी और फॉस्फेट आयन है ब्रिंग हेड, ये हेड को अपनी नॉर्मल कन्फर्मेशनल पोजीशन पर वापस लेके आएंगे, यानी पहले बेंडिंग की जगह नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ जो कन्फर्मेशनल चेंज आया था, अच्छा कन्फर्मेशनल चेंज का मतलब होता है शेप के लिहाज से जो चेंज था, कि पहले ये इस तरह था, फिर जब बेंडिंग की है तो वो इस तरह हो गया। अब ज़ाहिर बात है दोबारा हेड वो उसी पोजीशन में आ गया। अच्छा, ट्रोपोमाइसिन दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाती है, कैल्शियम आयन डिस्प्लेस हो जाते हैं, दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उनको एक्टिवली भेज दिया जाता है, वहाँ स्टोर हो जाते हैं और मसल दोबारा रिलैक्स, यानी जो काम सारे हुए थे वो सारे रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब फिर ज़ाहिर बात है फिर ये जो हेड है ये अब अगले साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं। क्लियर? अभी हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट बनाया कि एटीपी आएगा तब वो ग्लोबुलर हेड का जो क्रॉस ब्रिज है एक्टिन प्रोटीन के साथ उसको डिटैच करेगा, ठीक है। अब होता है कि बाज़ दफ़ा जिस वक्त इंसान की डेथ होती है ना, तो डेथ होने के बाद उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ज़ोर लगाते हैं, वो जो आखिरी सांस बाहर निकालते हैं उसके लिए पूरी बॉडी ज़ोर लगाती है, जिसकी वजह से उसके मसल क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। अब कॉन्ट्रैक्टेड मसल को रिलैक्स करवाने के लिए एटीपी चाहिए, लेकिन जो ही इंसान की डेथ होती है एटीपी ख़त्म हो जाते हैं, बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म, सारे केमिकल रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन वगैरह रुक जाती है। अब मसल को तो रिलैक्स होने के लिए एटीपी चाहिए, क्योंकि एटीपी आएगा वो बॉन्ड तोड़ेगा तब जाके मसल रिलैक्स करेगा, लेकिन चूंकि एटीपी अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर डेथ की वजह से, तो इस वजह से जो मुर्दा है जिसका सांस निकल चुका है उसकी बॉडी मरने के फ़ौरन बाद अकड़ जाती है, क्योंकि उसके मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्ट, अब ये हमारा मसल है ना, अगर ये रिलैक्स कंडीशन में हो तो ये सॉफ्ट होगा, लेकिन जब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये अकड़ जाएगा। तो इसी तरह मुर्दे की बॉडी का अकड़ना आफ्टर डेथ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एटीपी, क्योंकि मसल को डिटैच करने के लिए, ग्लोबुलर हेड को डिटैच करने के लिए एटीपी अवेलेबल नहीं है, मसल रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड। और ये जो स्टिफनेस ऑफ मसल्स है, ये जो मसल को अकड़ जाना है, इसको हम रिगर मॉर्टिस कहते हैं। मॉर्टिस का लफ्ज़ी मतलब है मरना, मॉर्टिलिटी से निकला है। किससे निकला है? मॉर्टिलिटी। रिगर क्या कहते हैं? अकड़ जाना, रिजिडिटी से निकला है। तो मरने के बाद मुर्दे की बॉडी का अकड़ जाना ये रिगर मॉर्टिस कहलाते हैं। तो आफ्टर डेथ जब बंदा मरता है, सेल डू नॉट प्रोड्यूस एटीपी, तो सेल एटीपी नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज है वो टूटते नहीं है और जो मसल है वो स्टिफन अकड़े हुए रहते हैं। इस कंडीशन को रिगर मॉर्टिस का है। लेकिन एक जिंदा इंसान में जिसका सेल अभी जिंदा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, उसमें चूंकि एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स भी कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन एक जिंदा इंसान के अंदर या जिंदा सेल के अंदर हो रही हैं। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लिटिल बिट कंसेप्चुअल भी था। इस आर्टिकल को आप लोगों ने अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इस आर्टिकल से बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।